नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ, मस्त और खुशहाल होगा डियर। आज हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड और बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड प्रश्नों की। ये एक ऐसा प्रैक्टिस सेट है जो आगे आने वाला यूपी टेट हो या सी टेट हो या सुपर टेट हो, आपको इस प्रैक्टिस सेट से एग्जाम में बेहतर सफलता प्राप्त करने में एक अच्छी मार्गदर्शन की भूमिका निभाएगा यह वीडियो। तो वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से अंत तक एक एक सेकंड वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए हुए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें डियर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, किस विद्वान ने कहा था कि शिशु का मस्तिष्क क्या है? कोरी स्लेट है। रूसो ने, प्लेटो ने, एडलर ने, बटलर ने। तो जो विद्वान थे डियर वो थे प्लेटो। प्लेटो ने यह कह दिया कि बालक क्या है? एक कोरी स्लेट है, यानी कि आप इसमें कुछ भी जो भी डालेंगे, जिस तरीके से बालक को मोटिवेट करेंगे, जो चीज़ें पढ़ाएंगे, जो बताएंगे, चाहे वो अच्छी लाइन हो या बुरी लाइन हो, इनका कहना यह था कि बच्चा क्या है? कोरी स्लेट है, मतलब इसका मस्तिष्क एकदम खाली स्लेट के जैसा है। आप इसमें कुछ भी गढ़ दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी जिस तरफ आप इनके माइंड को डाइवर्ट करेंगे, वो बालक उसी आधार पर उसी ओर आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये महान कथन जो था, ये महान मनोवैज्ञानिक प्लेटो का था। अगर बात पूछी जाए रूसो की, तो ये प्रकृतिवादी थे। ये जो हर चीज को करने का या सीखने का जो मादा बताते थे, वो सिर्फ प्रकृति पर निर्भर करते थे। ये प्रकृतिवादी थे। इन्होंने कहा था कि बालक जो है प्रकृति में रहकर ही सारी चीज़ों को सीख लेगा। इनका मानना ऐसा था, तो याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? फ्रॉबेल, हर्बर्ट, प्लेटो या कमीनियम ने? तो पंचपदी आपने सुना होगा। पंचपदी जो पद्धति है वो हर्बर्ट की है डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अनुशासन भंग करने के लिए छात्र को दिया गया दंड कैसा होना चाहिए? मान लीजिए आप एक टीचर हैं, आपकी क्लास में एक बालक जो है क्या है? उदंड है, वो अनुशासनहीनता कर रहा है, तो आप उसे जो दंड देंगे वो कैसा देंगे? प्रश्न ये पूछ रहा है। भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग ना करे, वो छात्र हमेशा उसकी याद करके कांप जाए, या दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले, या स्कूल भर में उसकी क्या हो? चर्चा हो डियर। तो हम बालक को ऐसा दंड देंगे जो अनुशासनहीनता कर रहा है, कि दंड पाने वाला छात्र अपने को क्या कर ले? सुधार ले डियर। वो भविष्य में ऐसी अनुशासनहीनता ना करे, हमें ऐसा दंड देना है डियर। अब आप समझ गए होंगे कि कुल मिलाकर हमें उसको सही तरीके से सही लाइन पर लाना है। प्रश्न यही पूछ रहा था। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए? तो किंडरगार्टन ये जर्मनी की एक जो है स्कूली शिक्षा थी, और इसकी जो शुरुआत की थी वो फ्रेडरिक ऑगस्ट फ्रॉबेल ने की थी डियर। तो किंडरगार्टन जो है ये जर्मनी में स्थापित किए गए थे बालकों के लिए। ये छोटे छोटे बालकों के लिए खेल खेल में एजुकेशन को बढ़ाने की बात की गई थी। इसे हम बालोद्यान शिक्षा भी कहते हैं डियर, तो नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है? पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना या वार्तालाप करना? तो भाषा सीखने का जो प्रभावी उपाय है डियर वो वार्तालाप करना है। जब आप बच्चे को आज़ादी देंगे अपनी अभिव्यक्ति की, तो वो अपने दोस्त, समाज, माता पिता, विभिन्न जगहों पर जब किसी भी टॉपिक पर बातचीत करेगा, वार्तालाप करेगा, तभी सीख पाएगा डियर। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अध्यापक के उपदेश की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ने की, या धार्मिक शिक्षा की? तो छात्रों के जो चरित्र निर्माण में सबसे अधिक भूमिका होगी अध्यापक के उपदेश की। उपदेश देने से कहाँ कोई ज्ञान सीख पाता है डियर?
धार्मिक शिक्षा का कोई लेना देना नहीं है डियर। महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाने से थोड़ी उसमें कोई नैतिकता का विकास हो जाएगा कि हम उसको सुना दें बड़ी बड़ी राजा हरिश्चंद्र इत्यादि की कहानियां, सती सावित्री की, तो उनका कोई असर नहीं। वो सुन लेगा मनोरंजन के रूप में और उसको अपने ऊपर फॉलो नहीं करेगा। लेकिन जब आप अध्यापक हैं और आपका ही जो है क्या है चरित्र, क्या है आदर्श है, बेटर है, तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान को देखकर सीखेगा। जैसे टीचर है वैसा वो अनुकरण करेगा डियर। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित शिक्षण विधियों में कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? भ्रमण, प्रोजेक्ट, भाषण या पाठ्य पुस्तक विधि? तो प्रश्न में डियर वास्तविक अनुभव को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम पूछ रहा है। तो वास्तविक अनुभव आप तभी ले पाएंगे जब आप भ्रमण विधि में उन चीजों को देखेंगे, तभी तो आप उनसे प्रत्यक्ष रूबरू हो पाएंगे। प्रोजेक्ट विधि में कोई चीज आप प्रत्यक्ष नहीं देख पाएंगे डियर। आपको पर्टिकुलर कोई चीज बता दिया गया कि इस टॉपिक पर आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, ये प्रोजेक्ट विधि है डियर। भाषण में तो आपको पता ही है कोई अर्थ ही नहीं है, और पाठ्य पुस्तक विधि में भी प्रत्यक्ष का कोई काम नहीं डियर। तो ए ऑप्शन भ्रमण विधि एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप क्या हुई है? बालकों में साक्षरता बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ी है डियर। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है? हाँ जी बढ़ी है। देश में भी साक्षरता बढ़ी है। तो यानी कि जो निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू हुआ था, इससे ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, यानी कि उपर्युक्त सभी। अब बात आई है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की, तो ये लागू कब हुआ? तो बता दें ये RTE राइट टू एजुकेशन जो आया था ये 2009 में आया था, लेकिन जो पूरे देश में है, संपूर्ण भारत में है, ये 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। बता दें 1 अप्रैल 2010 से ये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रभावी हुई, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को 1 से 8 यानी कि जो प्राइमरी की एजुकेशन है वो फ्री एंड कंपलसरी मुहैया कराई जाएगी डियर। तो इसका जो डी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? डाल्टन, ड्यूबी, फ्रोबेल या एनी बेसेंट ने? तो नर्सरी स्कूल की शुरुआत जो की गई थी इसे हम किंडरगार्टन भी कहते हैं डियर, और ये जर्मनी में शुरू की गई थी और इसकी शुरुआत की थी महान मनोवैज्ञानिक फ्रोबेल ने। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका था? रूसो, मैकडूगल, मारिया मॉन्टेसरी या ट्रिपेनन? तो शिक्षा के क्षेत्र में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या? अभिरुचि है, यानी कि एटीट्यूड है। तो डियर जो ये अभिरुचि है, ये विचार जो दिए थे, ये महान जो मनोवैज्ञानिक थे वो मैकडूगल थे, जो कि मैं आपको बता दूं मूल प्रवृत्ति के भी जनक माने जाते हैं। इन्होंने मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 बताई है, ये भी आप नोट रखिएगा। और मैकडूगल की एक बुक है द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, और इनकी बुक एग्जाम में कई बार पूछी गई है, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। तो ये विलियम मैकडूगल की है, और इसी बुक पे इन्होंने सबसे पहले व्यवहार शब्द की भी बात की थी डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आजकल के आवासीय स्कूलों के तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे, मदरसे, आश्रम, गुरुकुल या मकतब? तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि जैसे आज आप विद्यालय में देख रहे हैं क्या हॉस्टल मुहैया कराया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? आवासीय स्कूल कह देते हैं। लेकिन अगर सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कस्तूरबा बालिका जो विद्यालय हैं ये आवासीय विद्यालय कहलाते हैं, जिनकी स्थापना 2007 में की गई थी। ऐसी लड़कियों को शिक्षा उपलब्ध कराना है जो किसी कारण उस विद्यालय नहीं जा पा रही हैं, उनके लिए वहीं भोजन पानी और रहने की व्यवस्था कराई गई है। आवासीय स्कूल उसी को कहते हैं जहाँ विद्यालय में ही क्या रूम मिलता हो डियर, आवास मिलता हो। तो पहले क्या होता था, भारतीय पद्धति की बात पूछ रहा है, तो पहले के जो गुरुकुल होते थे, बालक या शिष्य वहीं जो है अपने गुरु के समीप ही रहकर जो है शिक्षा प्राप्त करता था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो गुरुकुल एकदम सही है डियर, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये मदरसे और मकतब आप जो देख रहे हैं ये मुस्लिम धर्म के जो है शिक्षण संस्थान थे। मदरसों में जो है प्राइमरी शिक्षा यानी कि 1 से 5 तक दी जाती थी, और मकतब में जो है ये 5 से ऊपर की शिक्षा दी जाती थी डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत में स्त्री शिक्षा के महान समर्थक कौन थे? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, कार्वे या अरबिंदो?
तो भारत में जो स्त्री शिक्षा के महान समर्थक थे वो थे महात्मा गांधी। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। महात्मा गांधी ने 1937 में वर्धा में जो है बेसिक एजुकेशन की शुरुआत की थी, बेसिक शिक्षा की शुरुआत की थी, और इन्होंने कहा था कि बालक को क्या है उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए और उसे जो है हस्तशिल्प और बुनियादी शिक्षा दी जाए, यानी कि वो ऐसी शिक्षा मुहैया कराइए कि वो जो है अपने हाथों से कुछ आगे कर पाए, बना पाए, कुछ हथकरघा कर पाए, यानी कि वो कुछ नई चीज़ों को क्रिएट कर पाए डियर। तो बेसिक शिक्षा की शुरुआत भी महात्मा गांधी जी ने की थी 1937 में। ये भी आप नोट रखिएगा, वर्धा गुजरात में पड़ता है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? उनका चेतन मन, उनका पर्यावरण, उनके माँ बाप या अध्यापक? तो बच्चे की जो प्रथम पाठशाला है वो परिवार होती है, और जो प्रथम पाठशाला के प्रथम टीचर्स होते हैं वो उनके माता पिता होते हैं। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। शिक्षण का कार्य क्या है? हर व्यक्ति कर सकता है शिक्षण? नहीं डियर, हर व्यक्ति शिक्षण नहीं कर सकता। शिक्षण का कार्य इतना आसान नहीं है, हर व्यक्ति के वश का नहीं है। बिल्कुल सही है, पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, ये भी बात कुछ हद तक सही है, लेकिन अभी कम सही है। बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पूछ रहा है कि शिक्षा का कार्य क्या है, प्रश्न ये पूछ रहा है। हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति के वश का नहीं है। तो शिक्षण का कार्य जो है वो हर व्यक्ति के वश का क्या है, नहीं है डियर। शिक्षण इतनी आसान तरीका नहीं कि हर व्यक्ति ही टीचर बन जाए। अगर हर व्यक्ति ही टीचर बन जाएगा तो फिर शिष्य कौन बनेगा डियर। तो शिक्षण का कार्य इतना जो है इजी नहीं है डियर। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सीखने का मुख्य तत्व तो क्या है? सीखने की इच्छा, बिल्कुल सही है। जब आपकी इच्छा होगी किसी चीज को सीखने की तभी आप उस चीज को सीख पाएंगे डियर। अनुकूल परिवेश, बिल्कुल सही है। उसके हिसाब का जो है क्या है, वातावरण होना चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए डियर। कैसा उस जगह का क्या है, एटमॉस्फेयर है, पर्यावरण कैसा है, ये भी बहुत जरूरी है। और प्रेरणा, ये तो बहुत ही जरूरी है। मोटिवेशन के बिना तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता डियर। मोटिवेशन तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सीखने के जो मुख्य तत्व हैं ये तीनों तत्व आ जाते हैं। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का, बिल्कुल सही है। बाल मनोविज्ञान, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। व्यवहारिक मनोविज्ञान का, यानी कि तीनों का ज्ञान अच्छे शिक्षक को होना चाहिए। और डी ऑप्शन एकदम सही है, उपरोक्त सभी। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। डीवी के अनुसार जो है शिक्षा क्या है? सामाजिक आवश्यकता है, व्यक्तिगत आवश्यकता है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है या सैद्धांतिक आवश्यकता है? तो जो जॉन डीवी थे डियर, ये अमेरिका के थे और ये प्रगतिशील शिक्षा के क्या थे, जनक थे डियर। और इन्होंने कहा था कि शिक्षा क्या है, तो शिक्षा एक सामाजिक नीडेड है, सामाजिक आवश्यकता है डियर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। खेल के माध्यम से शिक्षा क्या है? मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है। कभी खेल से शिक्षा रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है कि वो और ज़्यादा उसे इम्प्रूव करती है, क्रिएटिविटी एबिलिटी को जो है इम्प्रूव करती है, यानी कि बढ़ाती है। तो दबाती है तो बिल्कुल गलत है। समूह प्रवृत्ति को दबाती है, फिर दबाती है, ये भी गलत है। अमनोवैज्ञानिक भी गलत है। तो खेल के माध्यम से जो शिक्षा है वो क्या है, वो डियर मनोवैज्ञानिक है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। शिक्षा की खेल विधि का क्या अर्थ है? खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, या खेल की शिक्षा, या क्रियाशीलता पर जोर? तो शिक्षा की जो खेल विधि का अर्थ है वो खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, यानी कि हमें जो है खेल खेल में बालक को क्या शिक्षा मुहैया कराना है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात आई है खेल विधि की, तो बता दें जो आधुनिक खेल विधि की जनक हैं वो कार्लवेल कुक हैं, और खेल विधि की जनक फ्रॉबेल को माना जाता है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पाठ योजना तभी सही बनेगी जब शिक्षक को छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो, या उपरोक्त सभी। तो पाठ योजना तभी बेटर बनेगी जब छात्रों के पूर्व ज्ञान का क्या हो, पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का टीचर को ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो, यानी कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। पाठ योजना तभी बेटर होगी, डी एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अभ्यास से क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, याद होता है, या ग्रह कार्य नियमित करने की आदत पड़ जाती है? तो बता दें डियर, जो अभ्यास है इससे जो है ज्ञानेंद्रियों का क्या हो जाता है, प्रशिक्षण होता है,
बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बाबा रहीम रैदास जो है बाबा रहीम रैदास जी ने एक लाइन कही थी कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। यानी कि कोई चीज़ आपको नहीं आ रही है, मान लीजिए आप जो है मैथ में कमजोर है, बाल विज्ञान में आप कमजोर है, तो आप अभ्यास कीजिए। प्रैक्टिस इज बेटर मोर देन, यानी कि प्रैक्टिस ही जो है आपको क्या है सफलता की सीढ़ी है डियर। अभ्यास बहुत जरूरी है और अभ्यास से क्या होता है ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। छात्रों के आवेगों का दमन करने में क्षमता है, वो अनुशासन मानने लगते हैं, उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, उनकी सृजनात्मकता शक्ति कुंठित हो जाती है, या बी और सी। तो छात्रों के आवेगों का अगर आप क्या करेंगे दमन, तो उनमें विद्रोह की भावना पनपने लगती है और उनकी सृजनात्मक शक्ति क्या होगी कुंठित हो जाएगी डियर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डी एकदम सही है, यानी कि बी और सी दोनों। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? किलपैट्रिक, पेस्टोलॉजी, विलियम जेम्स या जॉन डेवी। तो प्रश्न में प्रयोजनवाद लिखा है और प्रयोजनवाद के जनक विलियम जेम्स माने जाते हैं डियर। ये अमेरिका के महान वैज्ञानिक थे। अगर योजनावाद आता तो किलपैट्रिक मार देते आप, प्रगतिशील आता तो आप जॉन डेवी मारते डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे है? डॉक्टर डाल्टन को, पार्कहर्स्ट को, किलपैट्रिक को या पेस्टोलॉजी को। तो शिक्षण की जो डाल्टन विधि है वो है पार्कहेलनहर्स्ट को, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। डाल्टन विधि को हम बता दें, इसे हम ठेका विधि के नाम से भी जानते हैं डियर। प्रश्न पूछा जाता है कि ठेका विधि किसे कहा जाता है, तो ये डाल्टन विधि को कहा जाता है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हार्बर्ट स्पेंसर या पेस्टोलॉजी या डीवी को। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो स्पेंसर को कह देते हैं डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। कथन किसका है? मेकेन का, अरस्तु का, रूसो का या जॉन लॉक का। तो ये कथन जो स्वयं बालक जैसा हो, ये कथन अरस्तु का है डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। याद रखिएगा अरस्तु ने कहा था कि जो है बालक क्या है, व्यक्ति क्या है, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है डियर। ये भी अरस्तु ने ही कहा था। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा क्या है? बाधा पूछ रहा है प्रश्न में। बाहरी हस्तक्षेप, शिक्षण सामग्री का अभाव, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति या कक्षा में शोरगुल। तो संप्रेषण तभी नहीं सही हो पाएगा जब क्या हो, शिक्षक के स्तर में ही भ्रांति हो, यानी कि आप समझ ना पाए कि टीचर कह क्या रहा है, टीचर को खुद कंफ्यूजन हो कि ये सही है या ये सही। जब भ्रांति पैदा हो तो वहाँ कम्युनिकेशन कैसा होगा? बेटर नहीं होगा, बल्कि बैड कम्युनिकेशन होगा डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रभावकारी शिक्षण फलन है स्पष्ट एवं यथा तथ्य संप्रेषण का, उचित कक्षा अनुशासन का, नियमित अध्ययन का या कक्षा में अविलंब नियमित रूप से आना। तो प्रभावकारी शिक्षण तभी होगा जब स्पष्ट एवं यथा तथ्य क्या हो, संप्रेषण हो। विषय के अनुरूप या टॉपिक के अनुरूप जब हम बात करेंगे, संप्रेषण करेंगे, कम्युनिकेशंस करेंगे, विचारों का आदान प्रदान करेंगे, तभी वो प्रभावकारी शिक्षण फलन होगा डियर। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले और अंतिम प्रश्न की। आज का हमारा 30वां प्रश्न है। इसके बाद हम आपको इस वीडियो के अगले पार्ट में और प्रश्न कराएंगे डियर। तो बात करते हैं आज के अपने अगले और अंतिम प्रश्न की। छोटे बच्चे के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा, क्षेत्रीय भाषा या राष्ट्रभाषा। तो बालक कैसा है, छोटा है, वो अभी अपने परिवार से आया है, तो परिवार घर की बोली यानी कि उसे मातृभाषा में शिक्षा दीजिए। जब आप उसकी मातृभाषा में पढ़ाएंगे डियर तो वो चीज़ों को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा और नई चीज़ों को तुरंत पुरानी चीज़ों से जोड़कर सीख लेगा डियर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ए एकदम करेक्ट है डियर। ये थे आज के टॉप 13 महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही आपसे इसके आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।